नमस्कार आप सभी का। आ, एक मॉडल पेपर हम अब तक सॉल्व कर चुके हैं और उसके 3 वीडियो है। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप उन तीनों वीडियो को अवश्य देखें। आज हम दूसरे मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके भी 3 वीडियो होंगे। पहला भाग इस वीडियो में हम हल करेंगे, दूसरा भाग आज शाम को वीडियो अपलोड करेंगे और तीसरे भाग का अंतिम जो है स और द खंड का अपन कल सुबह करेंगे। 3 मॉडल पेपर आपको पूरे सॉल्व करवाए जाएंगे और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप तीनों मॉडल पेपर को ढंग से पढ़ लेते हैं, तीनों मॉडल पेपर के प्रश्न याद कर लेते हैं, तो आपके 12 जो अध्याय है पॉलिटिकल साइंस में वो सारे के सारे आपके बेहतर तरीके से कवर हो जाएंगे और आपको पेपर में ये प्रश्न मिलेंगे, हूबहू नहीं मिलेंगे तो इनके इर्द गिर्द के प्रश्न मिलेंगे। ये वीडियो भी मुझे लगता है 30-40 मिनट का हो जाएगा, लेकिन हम केवल 30 प्रश्न हल नहीं कर रहे हैं। इन 3 प्रश्न के पीछे हम 40-50 प्रश्न और हल कर रहे हैं और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। आप चाहते हैं कि ये सारी वीडियो आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, 12th के विद्यार्थियों तक साझा करें। पहले मॉडल पेपर को आप सबने जो सुने दिया है उसे तो आप लोगों का आभार। मेरे जितने भी शिक्षक साथियों ने विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाया है उन सबका भी बहुत बहुत आभार। 3-4 दिन का समय रहा है, आप यदि बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे तो आप लोगों की जीत अवश्य होगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा, पर आखिर में जीतूंगा मैं, पर आखिर में जीतूंगा मैं, ये ठान के चलता हूँ, पर आखिर में जीतूंगा मैं, ये ठान के चलता हूँ। इतना दृढ़ संकल्प लेके आप यदि तैयारी करेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके बेहतर नंबर भी आएंगे और नंबर भले ही थोड़े से कम आ जाए लेकिन आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और कक्षा 12th के बाद आप सबको प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जुटना है, इस हेतु भी एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगा, इसलिए इस चैनल पर आप जरूर बने रहे, क्योंकि आपके 21 अप्रैल को 12th के पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के बाद इस चैनल पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने से संबंधित पॉलिटिकल साइंस में, चाहे वो भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था हो, चाहे वो एनसीईआरटी आप लोगों को क्लियर करवानी हो कक्षा 6 से 12 तक, उसमें हम लोग लगे रहेंगे। तो बिना विलंब किए हम चलते हैं हमारे दूसरे मॉडल पेपर के पहले प्रश्न में। प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, शीत युद्ध के दौरान जो घटनाएं घटित हुई उन घटनाओं के दौरान कौन सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर तो सीधा सीधा जैसे मैंने इसमें दे रखा है, निकिता खुश्चेव थे सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति। आप ये भी जानते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट 1962 का था। 1961 में जो है अमेरिका ने ऐसा लगा सोवियत संघ को कि उन्होंने क्यूबा को अपने अधीन में ले लिया या वहां पर अधीन लेने या वहां के साम्यवादी शासक को पदस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लियोनिड ब्रेजनेव ये निकिता खुश्चेव के बाद सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति बने थे और चेकोस्लाविया के विद्रोह का दमन इन्होंने किया था। इसके अलावा जो 1979 में जो अफगानिस्तान में सोवियत संघ रूस ने हस्तक्षेप किया था, उस समय लियोनिड ब्रेजनेव सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति थे। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में कल हम बात कर चुके हैं, सोवियत संघ के पतन के आरोप लगे इनके ऊपर। पेरेस्ट्राइका और ग्लास्तनोस्त जैसी इन्होंने जो नीतियां अपनाई थी पुनर्रचना और खुलेपन की, उसकी वजह से सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया था। सोवियत संघ रूस के अंतिम राष्ट्रपति थे, ये भी बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। जोसेफ स्टालिन आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति थे और काफी ताकतवर औद्योगिकरण और सोवियत संघ रूस को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में जोसेफ स्टालिन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे निकिता खुश्चेव। दूसरा प्रश्न है, सीएटो का गठन कब किया गया? देखिए, 1954 में सीएटो का गठन किया गया था। यह सीएटो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक सैनिक संधि थी। लेकिन 1955 में सेंटो की संधि किस वर्ष से संबंधित है? 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इसी बगदाद समझौते को बाद में सेंटो के नाम से जाना जाता है। देखिए, मैं 2 बातें कह रहा हूं आपके सामने। आपसे प्रश्न पूछा जाता है सीएटो का गठन कब हुआ, आपका उत्तर होगा 1954। आपसे पूछा जाता है सेंटो का गठन कब हुआ, आपका उत्तर होना चाहिए 1955। बगदाद समझौते के नाम से किस संधि को जाना जाता है, आपका उत्तर होगा सेंटो। 1949 में नाटो का गठन हुआ था, आप जानते हैं, तो ये बातें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तीसरा प्रश्न है, साप्ठा, एफ का मतलब फ्री, साप्ठा यानी दक्षिणी एशियाई
मुक्त व्यापार समझौता कब किया गया? आप जानते हैं कि सार्क के माध्यम से पूरे सार्क के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने के उद्देश्य से, ताकि उस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए वर्ष 2004 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और उस समझौते का नाम था साफ्टा, SAFTA। एफ का मतलब याद रखना फ्री, यानी कि दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता पर हस्ताक्षर हुए 2004 में। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रभावी कब हुआ, तो आपका उत्तर होगा 1 जनवरी 2006। द विकल्प इसका सही है। चौथा प्रश्न है, फरक्का संधि किन दो देशों के बीच में हुई है? देखिए, गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर फरक्का संधि भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई थी। इसका विकल्प सही है द। इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको संकेत देना चाहते हैं कि प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत पाकिस्तान। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच में। कौन से दो ऐसे देश है जिनके बीच में एक ऐसी संधि हो रखी है कि जहां लोगों को आने जाने के लिए, दोनों देश के नागरिकों को आने जाने के लिए वीजे की आवश्यकता नहीं है? आपका उत्तर होगा भारत और नेपाल। यानी कि आपको किस देश की यात्रा पर जाने के लिए वीजा लेने की आवश्यकता नहीं, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता, तो उसका उत्तर क्या होगा? भारत नेपाल। तो ऐसे प्रश्न भी आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ तथा भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। पृथ्वी सम्मेलन में साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत पर सहमति बनी और उसको क्रियान्वयन, उसको लागू जो किया गया, उसके ऊपर वापस जो विचार विमर्श किया गया, वो हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जापान का एक शहर है और वहीं पर यह समझौता हुआ जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। रियो डी जेनेरिया के 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 साल बाद, तो 1992 में कितने ऐड कीजिए? 5 वर्ष। कितने हुए? 1997, 1997। और उसके ठीक 5 साल बाद भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए, तो इसका उत्तर हो जाएगा स 1997 और वर्ष 2002। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997। भारत ने इस पे कब हस्ताक्षर किए? 2002। ठीक से याद रहेगा ना? 1992 पृथ्वी सम्मेलन 5 वर्ष जोड़ो, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल 5 वर्ष और जोड़ो, 2002 में भारत ने इसके ऊपर क्या किए? हस्ताक्षर किए। छठा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 4 व्यक्तियों के नाम दिए जा सकते हैं और उस तरफ उनके पद दिए जा सकते हैं और उनसे मिलान करो से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। मैं ये प्रश्न यहीं पर आपको हल करवा देता हूं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो थे मौलाना अबुल कलाम, तो इसका उत्तर तो हो जाएगा अ। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरा विकल्प दे रखा है राजकुमारी अमृता कौर, तो आपको ध्यान रखना है कि राजकुमारी अमृता कौर जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। रफी अहमद किदवई, ये स्वतंत्र भारत के संचार, खाद्य और कृषि मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले संचार, खाद्य व कृषि मंत्री थे। एक विकल्प दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सब जानते हैं कि देशी रियासतों के एकीकरण में पटेल साहब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, पहले गृह मंत्री भी थे और इसके अलावा मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और प्रांतीय समितियां जो थी, प्रांतों की जो समितियां बनी हुई थी संविधान सभा में, इन समितियों के आप अध्यक्ष रहे थे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। 7वां प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सूत्रकार कौन थे? आप जानते हैं कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य था पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत का विकास करना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में बनी, दूसरी 1956 में बनी, तीसरी 1961 में बनी। ये तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो योजनाकार थे वो थे पीसी महालनोबिस। इसका उत्तर होगा सही ब, पीसी महालनोबिस। लेकिन प्रश्न आपको ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि वर्ष 1931 में पीसी महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की भी स्थापना की थी। तो पीसी महालनोबिस से संबंधित एक प्रश्न ये भी बन सकता है। एक विकल्प दे रखा है आप लोगों के के.एन. राज। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 में जो लागू हुई, जिसका मुख्य ध्येय था कृषि, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था औद्योगिकरण। ये तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो धीमी गति की योजना थी, जिसमें कृषि पर ध्यान दिया गया था। इसके जो योजनाकार थे, इसके जो सूत्रकार थे, वो थे के.एन. राज। तो ध्यान रखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित के.एन. राज।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित पीसी महालनोबिस। इसके अलावा जेसी कुमरप्पा गांधीवाद के समर्थक थे, गांवों के विकास के समर्थक थे। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम भी आप लोगों को याद रखना है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक जो थे वो थे जेसी कुमरप्पा। वर्गीज कुरियन को भला कौन नहीं जानते, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे वर्गीज कुरियन, तो इनका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी गेट का उत्तराधिकारी संगठन है। देखिए, मैं एनसीईआरटी वर्ष 2012 में सबसे पहले लागू हुई थी, जो 2012-13 का जो सत्र था उसमें सबसे पहले लागू हुई थी एनसीईआरटी, और मैं तब से एनसीईआरटी को पढ़ा रहा हूँ कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों को। और उस समय के जो 2011-12 से लगाकर 2016 तक ये पाठ्यक्रम लागू रहा था, 16-17 तक ही लागू रहा था। 2017-18 से वापस जो है आरबीसी का पाठ्यक्रम आया था। उस समय के जो पेपर हुए उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, तभी मैंने ये प्रश्न यहाँ पर लिया है। प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रसंघ का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है। तो आप जानते हैं कि 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, राष्ट्रसंघ असफल हुआ और उसकी जगह 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो राष्ट्रसंघ का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक उसी प्रकार से जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट का गठन हुआ था 1948 में। और उरुग्वे की 8वीं बैठक में, हालांकि ये सारी बातें आपको ध्यान में नहीं रखनी है, 8वें राउंड में गेट के स्थान पर WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, WTO की स्थापना कब हुई? 1995, 1 जनवरी। गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? WTO है। इसके अलावा देखिए यूनेस्को, UNDP, WHO, इन सब के पूरे नाम भी आप लोगों को याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न आंदोलनों को क्रम अनुसार कीजिए। देखिए, ऐसा मैंने प्रश्न आपको पहले पेपर में भी दिया था, हालांकि उसका विकल्प बताने में थोड़ी सी त्रुटि होगी, तो वो हमने सुधार कर ली थी। ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको इनके वर्ष पहले लिखने चाहिए ताकि ऐसे प्रश्न गलत नहीं हो। जैसे सबसे पहले मैंने दे रखा नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात से हुआ था। देखो, मैंने राज्य इसलिए लिखा कि आपके पास अधिक से अधिक फैक्ट पहुंचे, आपके पास अधिक से अधिक तथ्य पहुंचे, अधिक से अधिक प्रश्न पहुंचे। हम एक प्रश्न में 4-5 प्रश्नों की चर्चा कर ले। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो 1988 और 1989 में प्रारंभ हुआ था गुजरात में, जिसे हम नदी बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध परियोजना बन रही थी उसके विरोध में, उस बांध परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया। तो यह हुआ था 1988-1989 में। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ 1973 उत्तराखंड से चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो 1973 में ये दलित पैंथर्स महाराष्ट्र से संबंधित है। देखिए, राज्य भी आपको याद रखना है, महाराष्ट्र से संबंधित है। 1972 में दलितों का यह संगठन बना था, तो 1972। सूचना अधिकार आंदोलन, मैंने पहले मॉडल पेपर में सूचना अधिकार आंदोलन भीम तहसील से प्रारंभ हुआ, लेकिन जिला मैंने बाड़मेर बता दिया था, वो ठीक नहीं था, गलत था। भीम तहसील राजसमंद में है। हालांकि आपकी किताब में दे नहीं रखा, तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा सूचना अधिकार आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ। आपका उत्तर होना चाहिए भीम तहसील से प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ? भीम तहसील से प्रारंभ हुआ। आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है। तो यह सूचना अधिकार आंदोलन 1990 से माना जाता है। और ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश राज्य से प्रारंभ हुआ 1992। अब इन घटनाओं को हम लोगों को क्रम से करना है। तो सबसे पहली जो घटना घटित हुई वो 1972, यानी कि दलित पैंथर्स वाली, तो द में 3 सबसे पहले दे रखा है। दूसरी घटना 1973 में चिपको आंदोलन, तो द में 2 नंबर पे दे रखा है। तीसरी घटना 1988-89 नर्मदा बचाओ आंदोलन 1 दे रखा है द में। और चौथी जो घटना थी वो थी सूचना अधिकार आंदोलन, जो आपके 4 में दे रखी है। और 5वीं घटना सबसे अंत में ताड़ी विरोधी आंदोलन, जो 5 में द के में लिख रखी 5। तो इसका उत्तर होगा द सही। तो इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न याद रखने। मैंने इस प्रश्न के माध्यम से आपको 3 प्रश्न क्लियर करवाए। कैसे? कौन सा आंदोलन किस राज्य से संबंधित है और कौन सा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे?
1959 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी सी राजगोपालाचार्य ने। इसका उत्तर होगा अ। सी राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के पहले जो है गवर्नर जनरल भी थे। इसके अलावा वर्ष 1954 में 3 जो महान विभूतियों को पद्म भारत रत्न दिया गया था, उसमें से सी राजगोपालाचार्य भी एक थे। ये बात भी आप लोगों के ध्यान में होनी चाहिए। सी राजगोपालाचार्य मद्रास के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा विकल्प दे रखा है दीनदयाल उपाध्याय, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। कल ही हमने चर्चा की समग्र मानवतावाद के प्रणेता थे। ए के गोपालन कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इनकी सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। मैंने कल भी कहा, एक बार फिर आपको कह रहा हूं, एक तरफ राजनीतिक दल दिए जाएंगे, दूसरी तरफ उन राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्ति का नाम दिया जाएगा, आपको मिलान करना होगा। इसी कारण मैं इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को हल करवा रहा हूं। 4 राजनीतिक दल दे रखे हैं आपके दूसरे अध्याय में, स्वतंत्र भारत की राजनीति की किताब में। उन 4 राजनीतिक दलों के नाम, उनकी स्थापना कब हुई, उनके संस्थापक कौन हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति कौन है, उनके नाम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। 11वां प्रश्न है डॉक्टर बी आर अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं और कौन से सही है। हालांकि इसका उत्तर द है। मैंने सारे कथन सही वाला विकल्प भी दिया है क्योंकि मैं 4 तथ्य आप तक पहुंचाना चाह रहा था इस प्रश्न के माध्यम से। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ब्रैकेट में जो बातें दे रखी है, छोटे छोटे प्रश्न 80% या 70% प्रश्न वहीं से बनेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के संस्थापक थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार थे और संविधान सभा की प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो इसका उत्तर होगा द। अगला प्रश्न है निम्न में से असंगत छांटिए। देखिए, ये सब सिंडिकेट के नेता हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी सिंडिकेट क्या था। इनसे संबंधित राज्य दे रखा है हमने यहां पर, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिंडिकेट का नेता किस राज्य से संबंधित था। के कामराज मद्रास प्रांत से संबंधित थे, बिल्कुल ठीक है। एस निजलिंगम्पा कर्नाटक से संबंधित थे, बिल्कुल ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी बने, पराजित भी हुए थे, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। लेकिन ब में जो विकल्प दे रखा है एस के पाटिल उत्तर प्रदेश, ये संगत नहीं है, ये गलत है। तो इसका उत्तर यहां मुंबई लिखना था जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है। तो एस के पाटिल उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे। इस प्रकार के प्रश्न देखकर आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपके आगे है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप जानते हैं कि 6 प्रश्न आएंगे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ 30 अक्टूबर 1945। ये तो इसका उत्तर हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य 51, वर्तमान सदस्य संख्या 193। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोगों को याद रखने चाहिए। 1957 के विधानसभा चुनाव में केरल में डैश 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 की सरकार बनी, यानी किस राजनीतिक दल की सरकार बनी? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। ये तो उत्तर यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन और क्या जानना चाहिए आपको? वर्ष 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए, दूसरी विधानसभा के भी चुनाव हुए साथ साथ में। और इस दूसरी विधानसभा के चुनाव में केरल में विधानसभा की 126 सीटें थी, उसमें से 60 सीट 16 कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। EMS नंबूद्रिपाद केरल के मुख्यमंत्री बने। तो 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी केरल में। EMS नंबूद्रिपाद केरल के मुख्यमंत्री बने, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह पूरे विश्व में पहला अवसर था कि कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार बनाई थी। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सोवियत संघ रूस में जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी वो लोकतांत्रिक नहीं थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन जहां भी होता है वहां एक ही राजनीतिक दल होता है, तो दूसरा विकल्प होता ही नहीं जनता के पास में, तो वही सरकार बनती, तो उसे हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कह सकते हैं। लेकिन भारत में अनेक राजनीतिक दल होने के बावजूद भी 1957 में
कम्युनिस्ट पार्टी को केरल के विधानसभा चुनाव में 126 में से 60 सीटें प्राप्त हुई। 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाई। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की पहली लोकतांत्रिक सरकार विश्व में कहां बनी? आपका उत्तर होना चाहिए केरल। कहां होना चाहिए? केरल होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, मैं उत्तर अटलांटिक संगठन की हुई जिसमें देश शामिल थे। तो 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि या अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि यानी नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। कितने देश? 12 देश। नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना, यह अमेरिका की सैनिक संधि थी। चौथा प्रश्न, मार्च 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। कौन सा? लिथुआनिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ और उसकी शुरुआत हुई मार्च 1990 से, जब प्रथम एक बाल्टिक गणराज्य थे 3, उन बाल्टिक गणराज्यों में से एक था लिथुआनिया। लिथुआनिया सोवियत संघ रूस का पहला गणराज्य था जिसने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। पांचवा प्रश्न है, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने खाली जगह मैं केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली कानूनी लड़ाई कब लड़ी? 1997। देखिए एनएफएस ये मछुआरों का एक संगठन था, ये एक मछुआरों का एक आंदोलन था जो एनएफएस के नेतृत्व में लड़ा गया। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा क्यों? क्योंकि समुद्र तट के आसपास लाखों हजारों मछुआरे निवास करते हैं, पूरे विश्व में निवास करते हैं। भारत सरकार ने तकनीक के माध्यम से, बॉटम ट्राउलिंग तकनीक के माध्यम से मछलियों को पकड़ने की इजाजत दे दी, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आने लगी और मशीनों के माध्यम से समुद्र से मछलियों को पकड़ने का कार्य प्रारंभ हो गया। इससे जो मछुआरे थे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही थी। उन्होंने इस बात का विरोध किया, क्योंकि मछलियों को यदि मशीनों से पकड़ा जाएगा तो फिर मछलियां समाप्त हो जाएगी बहुत जल्दी, तो पारिस्थितिकी संतुलन भी बिगड़ जाएगा और जो मछुआरे हैं उनकी आजीविका प्रभावित होगी। अतः उन्होंने एक संगठन बनाया एनएफएस, और एनएफएस के बैनर तले उन्होंने जबरदस्त संघर्ष किया कि ये जो बॉटम ट्राउलिंग या तकनीक के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो मछली पकड़ने की जो इजाजत थी उसे समाप्त किया जाए ताकि हमारी आजीविका बनी रह सके। छठा प्रश्न है, रिक्तिस्तान में 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से आए लोगों ने किसे गिरा दिया? बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण तो यह है, बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। जब निबंधात्मक प्रश्न आएगा तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। अब है एक एक नंबर के 12 प्रश्न, एक एक लाइन में इनका उत्तर आप लोगों को देना है। देखिए प्रश्न संख्या आपको उत्तर पुस्तिका में सही लगानी है, प्रश्नों को लिखना नहीं है, उसमें समय लग जाएगा आपका बहुत अधिक। 57 प्रश्न है, सीधा प्रश्न संख्या लिखी, जैसे प्रश्न संख्या 3 अति लघुतरात्मक प्रश्न, उसका प्रश्न नंबर 1 और फिर उसका उत्तर आप लोगों को लिखना है। समय की बचत आप लोगों को करनी है, टाइम इज मनी, और इस पेपर में समय ही सब कुछ तय करेगा, क्योंकि 57 प्रश्न आप लोगों के सामने आएंगे और उसमें से आपको 50 प्रश्न करने हैं। यदि आपने इन एक एक नंबर के प्रश्नों को करने में बहुत अधिक समय लगा दिया तो आपके ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। समय को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को इन प्रश्नों को हल करना है और उत्तर जितना पूछे उतना ही उत्तर देना है। इसके माध्यम से मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। प्रश्न है कि परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर कब हुए? आपका उत्तर सीधा होना चाहिए जुलाई 1968, न कि ऐसा लिखना है परमाणु अप्रसार संधि पर जुलाई 1968 में हस्ताक्षर हुए। आपको उत्तर लिखना है जुलाई 1968। यह संधि कब प्रभावी हुई? 5 मार्च 1970, और बाद में इसको 25 वर्षों के लिए बढ़ा भी दिया गया था। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है? एनपीटी पर हस्ताक्षर जुलाई 1968, फिर लिखना है नीचे प्रभावी 5 मार्च 1970। समय की बचत करनी है, कम से कम शब्दों में आप लोगों को उत्तर देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं। इस बार जो बदलता बोर्ड का पैटर्न है उसमें समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि आपने पूरे पेपर को कवर कर लिया तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। तो परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर जुलाई 1968 में, 5 मार्च 1970 को इसको लागू किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बाल्टिक गणराज्यों के नाम लिखिए। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये तीनों आपके बाल्टिक गणराज्य थे। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। और लिथुआनिया पहला बाल्टिक गणराज्य था जिसने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तीसरा प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? देखिए वर्ष 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम हेतु हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी। 1971 की लड़ाई 3 दिसंबर
1971 को प्रारंभ हुई और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसलिए 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? विजय दिवस मनाते हैं। इस युद्ध के माध्यम से हमने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई। देखिए, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो एक नहीं, दो पाकिस्तान बने। एक पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान में है और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू भाषी लोग हैं और पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी लोग हैं, बांग्ला संस्कृति के लोग हैं। दोनों में मुसलमान अधिक थे संख्या के अंदर। लेकिन 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, अवामी लीग पार्टी के नेतृत्व में पूर्वी बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने एक आंदोलन किया कि हमें अब स्वायत्तता चाहिए, हम पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उस आंदोलन को दबाने के लिए याह्या खान, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, शासक थे, सैनिक शासक थे पाकिस्तान के, उन्होंने वहां सेना भेजी। लाखों की संख्या में बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में आए। तब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के साथ में युद्ध लड़ा। 16 दिसंबर को हम युद्ध जीते और उसी समय विश्व के मानचित्र पर एक नया देश बना जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश के पहले शासक बने थे शेख मुजीबुर रहमान, जो अवामी लीग के संस्थापक थे। शेख मुजीबुर रहमान को ही बांग्लादेश का जनक माना जाता है। 15 अगस्त को उनका निधन हुआ, इसलिए अब बांग्लादेश में 15 अगस्त को शोक दिवस भी मनाया जाता है। खैर, इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई जिसे शिमला में यह समझौता हुआ, इसलिए इसको शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। 3 जुलाई 1972। 65 की लड़ाई, समझौता 1967 में ताशकंद। 71 की लड़ाई, समझौता 1972 में शिमला। लेकिन यह समझौता हुआ किस किस के बीच में? भारत की तरफ से तो इंदिरा गांधी, लेकिन जैसे ही एक नया देश बन गया बांग्लादेश, पाकिस्तान की सत्ता बदल जाती है। पहले लोकतांत्रिक सरकार वहां पर बनती है जुल्फिकर अली भुट्टो के नेतृत्व में। तो जुल्फिकर अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। एक और बात मैं आपको यहां पर साझा करना चाहूंगा। एनसीईआरटी के पेपर में, आपके 12th बोर्ड के पेपर में एक बार यह प्रश्न पूछा गया था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को कब नकारा गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया, मुस्लिम लीग ने दिया कि एक नहीं, 2 देशों को आजादी मिलेगी, हिंदुओं का देश भारत और एक मुसलमानों का देश पाकिस्तान। पाकिस्तान 2 बने, लेकिन वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकार दिया और एक नया देश बना दिया बांग्लादेश। तो यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया तथा इसकी सिफारिश के आधार पर कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बने? वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। फजल अली की अध्यक्षता में पणिकर और कुंजरू इसके 2 सदस्य थे। 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन के तहत इसकी सिफारिश को लागू करते हुए पूरे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ध्यान रहे, इन राज्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। 2 जून वर्ष 2014 को 29वां राज्य बना था हमारा तेलंगाना। लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करने के बाद में वापस हमारे देश में कितने राज्य हो गए? 28, और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 5वां प्रश्न है, नामदेव डसाल ने अपनी मराठी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर पद का प्रयोग किसके लिए किया था? डॉक्टर BR अंबेडकर के लिए किया था। इस प्रकार की कविताओं में से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई? 1980 में। पूर्व जो पहले जो भारतीय जनसंघ था जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गया और जनता पार्टी जब बिखर गई तब 1980 में भूतपूर्व भारतीय जनसंघ के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की 1980 में। ध्यान रखना, बसपा की स्थापना 1984 में हुई थी, बहुजन समाज पार्टी का। हंगरी में सोवियत संघ ने कब हस्तक्षेप किया तथा इस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1956, और निकिता खुश्चेव उस समय सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति थे। 1991 के बाद युगोस्लाविया किन प्रांतों में टूट गया? ये फर्स्ट ग्रेड में एक बार प्रश्न पूछा गया था। 2015 की जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती थी उसमें 15 नहीं, 2013 की भर्ती में पूछा गया था शायद। 1991 के बाद सोवियत संघ रूस के जो पूर्व गणराज्य थे वो कई भागों में विभाजित हुए। वहां अलगाववादी आंदोलन हुए,
वहाँ हिंसक आंदोलन हुए। युगोस्लाविया में सबसे अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ा और युगोस्लाविया कई प्रांतों में विभाजित हो गया। वो प्रांत कौन से थे? वो थे बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे आपको शब्द, लेकिन इनको याद करना होगा। बार बार पढ़ोगे। मैंने पहले ही कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जात के शिल पर होते निशान। बार बार प्रयास करेंगे तो आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। विकल्प दिए जा सकते हैं 4। युगोस्लाविया किन 4 प्रांतों में विभाजित हुआ? एक विकल्प में देंगे बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। दूसरे में देंगे बोस्निया, हर्जेगोविना, लिथुआनिया, क्रोएशिया। तो वो कथन गलत हो गया, वो विकल्प गलत हो गया। चारों जिसमें हो वो वाला सही होगा। तो इस प्रकार से भी इन प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है। बॉम्बे प्लान पर टिप्पणी लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न है, बॉम्बे प्लान क्या था और उस पर टिप्पणी लिखनी है। वर्ष 1944 में, 1944 में, याद रखना बहुत ढंग से। 1944 में, 1944 में बॉम्बे के उद्योगपतियों का एक समूह अर्देश्वर दलाल के नेतृत्व में, उस समूह ने मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया और वो प्रस्ताव उन्होंने भारत सरकार के समक्ष रखा। ये जो उद्योगपतियों का समूह था, ये चाहता था कि देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सरकार को औद्योगिक क्षेत्र में, सरकार को अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। इसी को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। लाइन टू लाइन 2 लाइन में इसका उत्तर क्या होगा? 1944 में अर्देश्वर दलाल के नेतृत्व में बॉम्बे के उद्योगपतियों के समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक क्षेत्र में और अन्य आर्थिक निवेश क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। और ये भारत के लिए गौरव का विषय था कि उद्योगपति सरकार से कह रहे थे कि सरकार को निवेश करना चाहिए, सरकार को अधिक से अधिक क्षेत्रों में अपने उपक्रम स्थापित करने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में आज़ादी के बाद सबसे बड़ी दिक्कत थी नियोजित विकास की, और विकास की जिम्मेदारी हम किसी निजी संस्थान को नहीं दे सकते थे। ये सरकार की मुख्य जिम्मेदारी थी कि देश का नियोजित विकास हो। तो बॉम्बे प्लान 1944 का अर्देश्वर दलाल के नेतृत्व में बॉम्बे के उद्योगपतियों के समूह ने एक प्रस्ताव तैयार किया। उस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक क्षेत्र में और अन्य निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी 1989 में। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। गठबंधन का युग प्रारंभ हो गया 1990 से, आप सब जानते हैं। तो राष्ट्रीय मोर्चे के सामने 1990। संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी थी 1996 में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब गिर जाती है तब संयुक्त मोर्चे की सरकार बनती है। आईडी गुजराल और एचडी देवगौड़ा 2 प्रधानमंत्री बने थे। राजग का गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, सबसे पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। और शपरंग का गठन हुआ था वर्ष 2004 में। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। शीत युद्ध के दौरान दूसरी दुनिया के देश किन देशों को कहा गया? देखिए, प्रथम दुनिया के देश पूंजीवादी देश कहलाते थे। इनकी अमेरिकी गुट के देशों को कहा जाता था पहली दुनिया के देश। दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था साम्यवादी देशों को। इनकी सोवियत संघ रूस में जो देश शामिल थे, यूएसएसआर में जो देश शामिल थे उनके गुट में, उनको कहा जाता था दूसरी दुनिया के देश। और तीसरी दुनिया के देश नव स्वतंत्र देशों को कहा जाता था, जो लगभग गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित थे। अंतिम प्रश्न है आपका कि किन संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया? आप जानते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया, 93 में लागू हुआ, और 74वां संविधान संशोधन 1992 जो 93 में लागू हुआ। इन दोनों संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को स्थानीय निकायों में, पंचायती राज संस्थाओं में, नगरीय संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। कम से कम 1/3 आरक्षण देना अनिवार्य किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 243D, ये सारे आर्टिकल तो आपको याद रखने नहीं, आपको केवल इतना याद रखना है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। तो ये आपका पहला भाग कंप्लीट हुआ, खंड अ, जिसमें 1-1 नंबर के 30 प्रश्न आएंगे। दूसरा वीडियो आज शाम तक आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा, जिसमें 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के 13 प्रश्न आपको हल करवाए जाएंगे। इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर।
कमेंट्स बॉक्स पर, और भी मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर उसका लिंक आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। फिर भी आपको लिंक नहीं मिले, क्योंकि टेलीग्राम में ये आंसर सहित पीडीएफ मैं आप लोगों के भेज दूंगा, पहले मॉडल पेपर की भी आंसर सहित पीडीएफ आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। तो आप लोग को कहीं भी टेलीग्राम का लिंक नहीं मिले तो मेरे नंबर आप लोग नोट कीजिए, 9252, मैं नंबर लिख देता हूं, 92520 43821, 92 520 43 821 पर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपके सुझाव आमंत्रित है, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सब जुड़े रहें। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। आज शाम तक इसको पूरी तरह से याद कर दीजिए। शाम को आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।